तो बच्चों ग्लूकोज, ये देखो ग्लूकोज बनाने का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो ग्लूकोज होता है बच्चों, वो नेचर में फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है और नेचर में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। मतलब नेचर में फ्री में ग्लूकोज भी मिल सकता है और कंबाइंड मतलब दूसरे के साथ जुड़ के भी मिल सकता है। जितने भी स्वीट फ्रूट है ना, जितने भी फल हैं, जितने भी हनी, हनी समझते हैं ना, शहद, उस सब में ग्लूकोज मध, होता है। जितने भी पके हुए ग्रेप्स मतलब अंगूर है ना, ग्रेप्स मतलब चूंकि ज्यादा सोर्स है, उसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए नींद भी आ जाती है मतलब उसको यूज करने पे। खैर, अब कैसे बनाया जाता है ध्यान सुनो बच्चों। इसको बनाने का सबसे पहले तरीका है सुक्रोज से। तो जैसे मान लीजिए आपने सुक्रोज ले लिया, अब क्या करो, उसको सुक्रोज को बॉयल करो। बॉयल करोगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। मान लीजिए इसको बॉयल करना है, लेकिन बॉयल करने से पहले आप याद रखिए, आप डाइल्यूट एसिड ले लीजिए। डाइल्यूट एसिड में HCl या H2SO4 ले सकते हैं। तो डाइल्यूट लेंगे तो उसमें से H+ मिलेगा। कुल मिला के हमने ले लिया। याद रखिएगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। हमने ऐसा लेके इसको ऐसे बॉयल कर दिया। जैसे बॉयल करते हैं बच्चों ना, तो यहाँ से ग्लूकोज बन जाता है। वैसे यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बनता है और इक्वल अमाउंट में बनता है, लेकिन हमने ग्लूकोज बनाना यहाँ पे देख लिया। और वैसे भी कल ही बताया था मैंने, कल ही तो मैंने ये बताया था ना, मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड मिलकर डाइसेक्राइड सुक्रोज बनाते हैं, जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक। अब बच्चों इसको बनाने का दूसरा तरीका देखिए, स्टार्च। अभी हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़ने वाले, अभी हम स्टार्च आपको पढ़ाने वाले बच्चों। ये स्टार्च का फॉर्मूला बहुत बड़े मॉलिक्यूल होता है स्टार्च में, है ना। ग्लूकोज का कई मतलब मोनोमर कम से कम 100 से बच्चों में 100 से 1000 यूनिट तक होती है, इसलिए यहाँ पे N लिखा हुआ है। मतलब इतने यूनिट को जोड़ेंगे तब स्टार्च बनता है, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बच्चे कॉमर्शियल समझ रहे हैं ना, कॉमर्शियल पैमाने पे, कॉमर्स मतलब व्यवसाय करने के लिए, कॉमर्शियल पैमाने पर जो ग्लूकोज बनाया जाता है वो हाइड्रोलिसिस करके बनाया जाता है। किसका? स्टार्च का। तो अगर आप स्टार्च ले लें, स्टार्च, और उसको बॉयल कर लें, तो बच्चों यहाँ पे ये स्टार्च का फॉर्मूला, इसलिए मैंने NH2 ले लिया, क्योंकि स्टार्च में जो जो मोनोमर्स लेंगे बच्चों वो 100 से 1000 तक लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। और बच्चों टेम्परेचर आप देख लीजिएगा 393। तो जैसे करते हैं तो बच्चों ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस करने पर, तोड़ने पर, ठीक है। तो फिलहाल बनाने के दो तरीके हैं, एक तो शुगर से बना लो, केन शुगर से बना लो, और एक स्टार्च से बना लो। दोनों का प्रोसेस वही है बच्चों, दोनों में एसिड यूज करते हैं, दोनों में बॉयल करते हैं, और दोनों से ग्लूकोज ही बनता है, बस दोनों का सिंपल तरीका। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों मैं प्रिपरेशन में इसको, मैं इसका जो प्रिपरेशन है वो बताना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा एक व्हाइट पेज ले लेता हूँ, प्रिपरेशन में बता दूँ खुद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बनाने का टेक्निक समझ में आ गया होगा। प्रिपरेशन थोड़ा सा मैं बता दूँ, क्योंकि प्रिपरेशन इसलिए बता रहा हूँ ना कि उसमें जेई से कुछ क्वेश्चन आया, तो मैं चाहता हूँ प्रिपरेशन में खुद बताऊँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक। तो बच्चों देखो जरा, रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, कि जो ग्लूकोज रिएक्शन करता है ना, ऑलमोस्ट सभी कार्बोहाइड्रेट वही रिएक्शन करते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। जैसे मान लो कि मैं एक डेमो दे रहा हूं, जैसे मान लो कि मैंने एक कार्बोहाइड्रेट ले लिया एल्डोहेक्सोजेस, कोई भी ले लिया। जैसे मान लो कि देखो 6 कार्बन का मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे N लगा देता हूँ। मैनोज भी हो सकता है, ग्लैक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है। ये इसलिए कि आपको बस केवल ये बताना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट की सभी रिएक्शन कॉमन ही है, सेम ही है, इसलिए बताना चाहता हूं। कृपया आप सब लोग ज्यादा इधर ही ध्यान दें, अपने काम में बिजी ना रहें। अब देखो जाओ, अब जैसे मान लो कि मैंने इसमें बच्चों यूज किया Br2H2, ब्रोमीन जल। जो ब्रोमीन जल होता है बच्चों, ये माइल्ड, माइल्ड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड मतलब थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करने की पावर रखता है। तो ये क्या करता है ना, ये जो बच्चों जो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर CHO को, चूंकि माइल्ड है, तो ये CHO को ना एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता है ना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिर एसिड। तो बच्चों ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन को क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिड में कन्वर्ट कर दिया। देखो आपने माइल्ड लिया, तो मान लीजिए आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिया तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने बहुत तगड़ा ले लिया, आपको अच्छे से पता है नेचुरोपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, तो इसको भी एसिड में बदल देगा और इसको भी एसिड में बदल देगा। क्यों? तो दोनों और एसिड मिल जाएंगे।
तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट दे सकता है। वैसे हमारे सिलेबस में ग्लूकोज लिखा हुआ है कि ग्लूकोज ऐसा करता है, तो अच्छी बात है। अभी 1 मिनट में कट हो जाएगा तो फिर दोबारा ऐड हो जाइएगा, है ना। इसका नाम होता है एल्डोनिक एसिड और इसका नाम जो होता है एल्डेरिक एसिड। स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको जल्दी से। ले लिया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, तो मुझे बताओ क्या ये ग्लूकोज हो जाएगा? एग्जाम्पल ले रहा हूँ ग्लूकोज का। ग्लूकोज हो जाएगा? कुछ आना बोलो। हेलो। हाँ सर। हाँ। क्या यहाँ पे ग्लूकोज की रिएक्शन एकदम बिल्कुल सेम होगा? देखो ना एकदम कितनी सेम रिएक्शन हो गया रिएक्शन। यही तो आपके पेपर में क्यों? हाँ सर। इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम। ठीक है। और उसका नाम होता है इसका नाम क्या होता है? सैक्रिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, सैक्रिक एसिड। अच्छा एक बात जरा मुझे एक बात फिर बताओ, जरा ध्यान सुनना, मैं आपको लिख रहा हूँ बच्चों। ये फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला। आप फर्स्ट वाला देखोगे तो ये ग्लूकोज है। आप सेकंड वाला देखो, सेकंड में फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है? अंतर यही जहाँ CHO वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये ग्लूकोनिक एसिड है। आप ये थर्ड वाला देखो, क्या अंतर है? दोनों साइड डाइओइक एसिड है, तो ये सैक्रिक एसिड है। समझ में आ गया? आसान है। तो स्क्रीनशॉट लेना। हाँ सर। बच्चों मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। याद है मैंने बोला था रेड फास्फोरस HI कितना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? मतलब वो इतना तगड़ा है ना कि उसके सामने किसी को भी लेके आओगे ना सबको एल्केन में बदल देगा। क्या मैंने आपको ये बताया था? हाँ सर। हाँ। अगर आपके आसपास पड़ोसी में भी अगर आप उसकी रिएक्शन कराओगे ना तो उसको भी एल्केन में बदल देगा। इतना स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेड फास्फोरस HI। तो ये आप तो अच्छे से जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप इसका HI कराते हैं तो इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो बच्चों सबको एल्केन में बदल देगा। बोलो कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो बच्चों 6 कार्बन का ये सीधा एल्केन बनाएगा, 6 कार्बन का। तो 1 कार्बन तो ये रहा, 4 कार्बन ये रहा, 5 हो गया, और 1 कार्बन ये रहा, 6 कार्बन। इसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा एक बात और सुनो, इस रिएक्शन से ये बात प्रूफ होती है ना कि ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं, या ग्लूकोज के 6 कार्बन सीधे होते हैं। मतलब 6 कार्बन पाए जाने का ये प्रूफ है। क्यों? क्योंकि जितने कार्बन होंगे उतने ही तो एल्केन बने। देखो नॉर्मल हेक्सेन बन गया 6 कार्बन का सीधा। अच्छा हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी में ऐसा दिखा हो तो आप कभी कंफ्यूज मत होना ऐसे। भाई मैंने नॉर्मल लिखा ना, तो चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? देखो ऐसे लिख दूं तो तभी बात तो वही हो जाएगी ना। देखो चलिए साहब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया? ठीक। हाँ सर। जरा बच्चों जरा ध्यान सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको जरा ध्यान दो। उसका नाम है हाइड्रोक्सिलेमीन NH2H। आपको अच्छे से पता ना हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन कराने पे ऑक्साइन बनता है ना, वे जानते हो ना ऑक्साइन, तो सिखा चुका हूँ ऑक्साइन बनता है। खैर तो बच्चों इसके रिएक्शन हमको कराना है CHO से, तो मेरे ख्याल से CHO ऐसे होता है। देख लो यहाँ से CHO ऐसे होता है ना। तो क्या करो बच्चों, यहाँ से ना H2 और यहाँ से ऑक्सीजन H2O बाहर निकाल, H2O बाहर निकाल। देखो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लो, और इसको ऐसे चिपका दो। देख रहे हो? कुछ आना बोलो। हाँ सर। और ये क्या बनाता है? ऑक्साइन। ओके। ज्यादा हमने इसको कई बार पढ़ा, हमने GI में पढ़ा और बाकी जगह भी पढ़ा। क्यों? अच्छा हाँ सर। ये मैं जितनी जो रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ बच्चों ने, ये सब के सब एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ अपने घर से नहीं पढ़ा रहा हूँ।
क्योंकि अच्छा एनसीईआरटी में ये बोर्ड में ये रिएक्शन कट तो नहीं है ना, ये तो रिएक्शन है ना, यस सर। इसलिए पढ़ा देता हूँ, आपके एग्जाम में काम आएगा। चलो ठीक है, बताओ मुझे कहाँ परिवर्तन करूं, सबसे ऊपर वाला परिवर्तन करूं, H2 निकाल दूं, देखो यार H2 निकाल दिया जाए ऐसे, बोलो क्या होगा बोलो। तो बच्चों CS तो था ही, डबल बॉन्ड हो जाएगा और N आगे, ये तो ऑक्साइड है, बाकी सब जगह हाँ सर। सेम। बच्चों इस रिएक्शन से ये प्रूफ होता है ना कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, या ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, CO ग्रुप, तभी तो रिएक्शन हुआ ही। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ प्रूफ करके बताओ, तो ये रिएक्शन करा देना। इसका नाम होगा ग्लूकोज ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाता है ग्लूकोज ऑक्साइड। चलिए लिख लिया क्या? तो बच्चों आगे करते हैं, इसके बाद रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? अच्छा ग्लूकोज की रिएक्शन वो पढ़ रहा है, जो ग्लूकोज रिएक्शन देगा बच्चों, बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट वो रिएक्शन देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको चिंता नहीं करनी है, वैसे ग्लूकोज ही हमारे पास है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, एक बात कह रहा हूँ बच्चों। हम इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, लेकिन बेसिक मीडियल में NOH, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों? तो आपको अच्छे से पता क्या होगा, क्या होगा बताओ मुझे। यहाँ पे एक जगह OH जुड़ लग जाएगा और एक जगह CN। इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो बच्चों ये भी रिएक्शन इस बात का प्रूफ है ना, ये भी रिएक्शन इस बात का प्रूफ है ना कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रुप पाया जाता है। मैं बार बार ऐसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, देखो पेपर में कैसे आता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं, इसके लिए क्या प्रूफ है? तो आप क्या करो, HI से रिएक्शन करा दो। ग्लूकोज के पास एक CO ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड पाया जाता है, इसके क्या प्रूफ है? HCl से बेसिक मीडियम रिएक्शन करा दो। इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों इसके बाद के रिएक्शन, आपका फेवरेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट, इसके बाद वाला। देखो वैसे तो कोई दिमाग नहीं लगाना, मुझे एक बात बताओ, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, नाम क्या है इसका? एथेनॉइक एनहाइड्राइड। अच्छा इसका नाम बताओ, छोड़ो इसका नाम बताओ, इसका कॉमन नहीं बता, इसका कॉमन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, IPAC ना मेथेनोइक एसिड। बच्चों इसी एसिटिक एसिड से ये एनाइड्राइड बना होगा, इसके 2 मोल लिए होंगे, हीट किए होंगे, पानी निकला होगा, क्यों? हाँ ना बोलो, हाँ सर। इसका नाम हाँ सर, एसिटिक एसिड एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्राइड, क्यों? क्योंकि जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा, H2O निकलेगा, इसके 2 मोल को ये बन जाएगा। सही है। आपको मैं खास बात बताता हूँ बच्चों, जरा ध्यान सुनिए, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं, यही एसिटिक वाला मामला है, जिसको बच्चों ना केमिस्ट्री में इसको AC करके दिखाया जाता है, ऐसे AC। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ सर। तो बच्चों कितने AC, बच्चों कितने AC है? 2 AC दिख रहा है आपको, 2 AC? हेलो, हाँ सर। एक AC ये दिख रहा है, एक AC ये दिख रहा है। तो बच्चों एसिटिक एनाइड को ऐसे लिखा जाता है, देखो AC। तो जब कभी आपको ऐसे दिखा जाए तो समझ लेना एसिटिक एनहाइड्राइड भी है। अच्छा मान लो मुझे ऊपर वाले को लिखना है, इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बोलो? ACOH। समझ नहीं रहो यार, हेलो, समझ गए। समझ गया ना? हाँ सर। ठीक है, अब जरा सब लोग ध्यान से सुनिएगा, यहां तक तो सबको क्लियर है ना? एक बार जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अब बात करूं।
बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन मैं इसकी रिएक्शन उससे करा रहा हूँ, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहा हूँ, एक्सेस में ले रहा हूँ, एक्सेस में, एक्सेस मतलब ये ज्यादा है, एक्सेस में ले रहा हूँ, एक्सेस में, एक्सेस में ले रहा हूँ, है ना, एक्सेस में ले रहा हूँ। बच्चों बड़ा सिंपल काम है, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है, बहुत 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 आराम से काम है। पहली चीज तो देखो डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट क्या सुनो, डायरेक्ट ये है ना, पहले डायरेक्ट ट्रिक सुनो बिना दिमाग लगाए। जब भी कभी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट, फिलहाल तो ग्लूकोज मैं कोई भी कह रहा हूं, जब भी कभी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट के सामने एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाए, वो भी एक्सेस में हो जाए, तो बच्चों ट्रिक ये कहता है ना कि जहां भी अल्कोहल है, जहां भी OH है, OH की जगह पर, OH की जगह पर जहां भी आपको ये दिख रहा है, जहां भी अगर आपको लगता है सर OH है, OH की जगह पर OAC ऐड करें, ये आंसर। जहां भी OH, तो पहले पहले मुझे प्रोडक्ट बना दो, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं डिटेल। चलो मुझे जरा प्रोडक्ट बनाओ, तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, नीचे नहीं। बोलो CHOAC, नीचे बोलो CH2O। ऐसी। अच्छा समझ रहे हो ना OAC का मतलब, OAC समझ रहे हो ना, ठीक। OAC का मतलब समझ रहे हो ना, OAC क्या है भाई साहब? एस्टर बन रहा है। पहला पत्र लिखिए, मैं बताता हूँ। अच्छा इसका इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। एक बात और सुनो बच्चों, इस रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH है, ग्लूकोज के पास 5, ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट। तो बच्चों ये तो मैंने आपको सिखा दिया, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ ये कैसे हुआ होगा, ये भी बता देता हूँ। एक बार फिर सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी कार्बोहाइड्रेट आएगा, सामने एसिटिक एनाइड्राइड होगा, एक्सेस में होगा, जहां जहां आपको OH दिखाई दे रहा है, घर के किनारे दिखाई दे रहा है, कहीं भी दिखाई दे रहा है, उसको हटा के OAC CH3COO जोड़ दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब सुनो क्या होता है, ध्यान सुनो, होता क्या है बच्चों ना, मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ CHOH, इसको हटा रहा हूँ, तो मैं CHOH ले लेता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ CHOH ले लेता हूँ, CHOH। तो आपको भी पता कि कोई भी एक ही बॉन्ड तो टूटेगा, चाहे कोई भी तोड़ लो आप, चाहे इधर वाला तोड़ो चाहे इधर तोड़ो। तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने लिया CHOH, इसलिए लिया मैंने CHOH, मतलब OH इधर कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको पता ना ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा, ऐसे टूट जाता है। तो जब ऐसे टूटता है बच्चों, तो 5 बार टूटता है, क्योंकि 5 जगह CHOH है, एक जगह CH2H है, तो बच्चों 5 जगह तो ये बन जाता है। क्या बन जाता है देखो, ये क्या है, ये इधर वाला क्या है AC, और ये क्या है O, तो 5 जगह क्या बन जाता है ACO। मतलब जहां पे CH है वहां पर 5 जगह CH की जगह पे, OH की जगह पे ACO लग जाता है, ठीक है। और बच्चों 5 मॉलिक्यूल ना CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड का बन जाता है, ये बाहर हो जाता है और ऐसे बन जाता, देखो ये एसिटिक एसिड बाहर हो गया और ये इसमें जुड़ जाता है। उस बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? तो आपके ना, आपके एनसीईआरटी में 5 एसिटिक एसिड के मोल भी लिखे होंगे। हेलो, हाँ सर। तो बच्चों ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। क्या किसी को तकलीफ है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? समझ में आया।
तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखता हूं कौन बताता है। ये एनसीईआरटी बुक ये रहा, चलो देखते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं ना। डाइसैकेराइड में मैंने सुक्रोज अभी बताया है बच्चों। मैं माल्टोज बताने वाला हूँ, माल्टोस माल्टोस मैं बताने वाला हूँ, जो कि ये भी डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब इसको 2 यूनिट होते हैं, आप देख लीजिए 2 यूनिट है। ये बताने वाला हूँ, आप चिंता ना कर, है ना, अभी बताने वाला हूँ, मैं खुद लिख के बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बारे में देखिए। ये 2 यूनिट देख रहे हो ना, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में मिला दें तो ये डाइसैकेराइड, इसका नाम माल्टोज। माल्टोज मतलब माल्ट। माल्ट का मतलब होता है बच्चों, आपने व्हीट जानते हैं, व्हीट गेहूं जानते हैं, गेहूं जिससे आटा मिलता है, आटा, अरे रोटी खाते हो ना, तो बच्चों जो व्हीट है ना, व्हीट उसी को माल्ट कहते हैं। खैर अभी मैं आपको लैक्टोज ही बताता हूँ, मिल्क शुगर इसको बोलते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये भी डाइसैकेराइड है, इन दोनों से मिलकर बना होता है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अभी बता देता हूँ, बहुत सिंपल। फिलहाल मैं पॉलीसैकेराइड के बारे में बता रहा हूँ बच्चा। पॉलीसैकेराइड में अभी मैं स्टार्च पढ़ाने वाला हूँ। आपको पता है स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, इसमें 2 एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है, जो आपको बायोलॉजी सर ने बताया होगा। मैं अभी इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, मैं इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। पहले थोड़ा काम की बातें करते हैं बच्चों। ये सेलुलोज को ध्यान से देखो बच्चों, ये जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज, इस सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज का ना बहुत सारा यूनिट होता है, बहुत कई हजारों में यूनिट होता है। और जैसे मेरी बात सुनो, मान लो कि मेरे पास ये बीटा डी ग्लूकोज है, मान लो बीटा डी ग्लूकोज बनाओ। ऐसे बीटा डी ग्लूकोज बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, जोड़ते जाओ, और उसको एन टाइम जोड़ते जाओ। ये बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तो बच्चों उससे जो बनता है वो सेलुलोज होता है। मैंने आपको बताया था ना कि सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम होता है वो ह्यूमन के स्टमच में नहीं पाया जाता है, वो जानवरों के स्टमच में पाया जाता है। ह्यूमन मानो इसको पचा नहीं सकता, उसके पेट में इस प्रकार के किसी भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, मैं बता चुका हूँ। प्रश्न ये कि सर आप उसको क्यों बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। क्या है ना कि जैसे मान लो ये सेलुलोज है, अब सेलुलोज के सामने मैं ऐसे तीर बना रहा हूँ, देखना, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, और यहाँ लिख देता हूँ एक्सेस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका रिएक्शन क्या होगा, तो क्या बोलो, क्या करोगे बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? जहां पर OH है वहां OAC। यस, जहां जहां ओएस दिख रहा है आपको, जहां दिख रहा सर, यहाँ दिख रहा है, चलो हटाओ, लिखो ओएसी आंसर। यहाँ दिख रहा है ओएसी, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ओएसी, 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 आंसर। बच्चों ये जेई में क्वेश्चन आया था, और जब ये पेपर में आया था ना तो इतना डरावना था, लोग इसको देख के डर गए थे। सोचो इसके जब 4 ऑप्शन बनेंगे तो कितना बड़ा पेज ये लेगा। अच्छा 4 ऑप्शन में पता क्या दे रहा था, 4 ऑप्शन में सुनो क्या दिया था। 4 ऑप्शन में एक जगह यहाँ पे अल्कोहल उसने छोड़ दिया था, एक जगह दूसरा ऑप्शन में एक जगह यहाँ अल्कोहल छोड़ दिया था, तीसरा ऑप्शन में कहीं बीच में अल्कोहल छोड़ दिया था, और कोई एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें जहां भी अल्कोहल सब जगह ओएसी लगा दिया था। तो बच्चा इसको देख के डर गया था, ये सब क्या आ गया। आप देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कोई भी कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन दे सकता है। हाँ सर। तो सुनो अब हमको करना क्या, ध्यान सुनना। अच्छा आपको एक चीज और बताऊं, आप जरा आपको एक चीज और सुनो, ध्यान सुनिए। आपको एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एटीएम सबने देखा ही है, ठीक है, एटीएम में लगभग सब लोग गए भी होंगे। मान लीजिए आपको सौभाग्य नहीं मिला हुआ तो भविष्य में आप जाएंगे। तो जब कभी बच्चों एटीएम से पैसा निकालते हैं ना, तो एटीएम मशीन से पैसा जब भी निकालते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने 1000, 2000, 5000, 10,000 निकाला, तो एटीएम सबसे पहले पैसा गिनता है इंसान की तरह, उसमें आवाज आती है, ऐसे खर खर कर करके आवाज आती है। तो आप थोड़ा वेट करते हैं, अच्छा पहले एटीएम पैसा गिन ले, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो गिनने के बाद जब वो चुप हो जाता, म्यूट बटन दबा लेता खुद से, तो थोड़ी देर बाद पैसा बाहर आ जाता है और उस पैसे को आप ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना
कि वास्तव में एटीएम कोई पैसा नहीं गिनता है, ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग होती है खरखर करके, और उस एटीएम में सेट कर दिया जाता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल इंसानों को थोड़ा सा फील लाने के लिए कि साहब आपका कोई पैसा गिन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें एक साउंड रिकॉर्ड किया जाता है खर 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 कर पैसा गिनने की, और उसको मशीन के साथ सेट कर दिया जाता है। और जब कोई इंसान पैसा निकालने के लिए उसमें जैसे क्लिक करता है ना, तो वो साउंड बजने लगता है, तो इंसान सोचता है कि पैसा गिना जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे पता चला क्योंकि जब कोई मशीन में एक पैसा डालने के लिए आया था ना, तो मैंने उससे पूछा कि साहब मैंने इतना पैसा निकाला तो भी इतनी देर चिल्लाया, ये मैं 10,000 निकालता हूँ तब भी इतना ही देर चिल्लाता है, तो सर जब मैं ज्यादा पैसा निकालता हूँ तो उसको ज्यादा आवाज करनी चाहिए। तो उसने बताया, तो उसने दिखाया वो। तो बच्चों ऐसा नहीं कुछ होता, ये मैं आपको बता दी। खैर, तो जरा हम काम की बातें करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है माल्टोज। दूसरा माल्टोज ही पढ़ाना ना? हेलो, माल्टोज पढ़ाना है ना? माल्टोज, उसको बोलते हैं मॉल्ट शुगर। मॉल्ट शुगर, इसका फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है? C12 H22 AL। तरीका वही है, हाइड्रोलिसिस करना। आपको पता है ना, कोई भी आपको पता है ना, किसी भी डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड या कोई भी सैकेराइड को तोड़ने के लिए एंजाइम तो यूज करना पड़ेगा ना? क्यों? ये तो हमने सरफेस केमिस्ट्री में देखा है। तो बच्चों हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए, मोनोसैकेराइड तोड़ने के लिए, उसके बाद ही तो एनर्जी मिलेगी। तो भाई कोई ना कोई एंजाइम लेना पड़ता है। आपको पता है आपके शरीर में हर प्रकार के, सभी प्रकार की चीजों के लिए एंजाइम बना हुआ है। तो बच्चों ये मोनोसैकेराइड में टूटा, और जिस मोनोसैकेराइड में टूटा ना, उसका फॉर्मूला C6H12O6, और ये दूसरा वाला भी C6H12O6 फॉर्मूला है। और सबसे खुशी की बात है ना, इसका जो मोनोसैकेराइड होता है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि सर दो मोनोसैकेराइड अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को लीजिए और आपस में मिला दीजिए, और मिलाने के बाद माल्टोज बन जाता है। माल्टोज मतलब माल्ट जो व्हीट से मिलता है, गेहूं से मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे सर। इसमें करना क्या है? करना यह है कि एक अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे लेना है, एक अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे लेना, दोनों को चिपका देना। कैसे चिपकाना है? इसमें से OH, इसमें से H निकल जाएगा, तो H2 बाहर निकल जाएगा, और दोनों बेचारा ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएंगे। तो क्या बोलेंगे कि देखो सर ये डाइसैकेराइड है और बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और जिस नंबर से जुड़ेंगे 13, 14, 15, 12, तो हम बोल देंगे सर 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नीचे बनता है तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सीढ़ी की तरफ ऊपर बढ़ता है जो कि सेलुलोज में है, तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना? और बच्चों इसमें मेन उद्देश्य क्या है कि जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का जो टेंशन है उसी को सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने नॉन रिड्यूसिंग की बातें बता दी है ना, जब इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको रिड्यूसिंग की भी फीलिंग आ जाएगी। आप पहले इतने स्क्रीनशॉट ले, दोनों को मिला के बताने जा रहा हूँ। सभी को स्ट्रक्चर तो पता है ना कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। बनाता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। याद रखना हमें इन दोनों को ऐड करना। देखो कैसे बनाते हैं डाइसैकेराइड। तो सबसे पहले एक मोनोसैकेराइड ले लो, ये लो। अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है। बार बार हावर्थ स्ट्रक्चर को मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो यदि आप बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स को मैं इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वास्तव में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए मैं इसको पढ़ा देता हूँ आराम से। देखो मैंने क्या बोला था जरा बताओ। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5 बताया था ऐसे मैंने। उसके बाद मैंने बताया था 2 पे, याद करो 2 पे मैंने क्या बताया था, बोलो 2 पे OH कहाँ रहेगा? पूछाना, बोलो।
कुछ तो बोलो। 2 पे OH नीचे और 3 पे ऊपर रहेगा, अल्फा बना रहा है, सब जगह नीचे, इसके बाद सब जगह नीचे रहेगा, बाकी सब जगह हाइड्रोजन सेट कर दीजिए। याद आ रहा? और 5 पे तो हाइड्रोजन होता ही है और CH2H उससे ऊपर होता है। कुछ आना बोलो यार। सॉरी 6 नंबर। हाँ सर। तो बच्चों ये कौन सी यूनिट है? ये जो यूनिट है बच्चों, ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट। कैसे सर? जा देखो, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर H, नीचे क्या होता है OH। अगर OH नीचे है तो इसको अल्फा बोलेंगे। तो एक अल्फा आपने यूनिट ले लिया ना, और दूसरे अल्फा को मिला दो, तो मिलाओगे तो दोनों से H2O निकल जाएगा, तो बीच में ऑक्सीजन बनेगा ना, तो हो गया माल्टोस। चलो एक और बनाते हैं, दूसरा इसके बगल का पड़ोसी। देखो जरा इसको, देखो इसको बगल वाला पड़ोसी कैसे बनाते, जरा ध्यान दो। इसके बगल का पड़ोसी कैसे बनाते, जरा देखिए। हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे बनाते, देखो ऐसे रहा ये, ठीक है यहाँ तक। अगर देखिएगा वही, फिर वही सीन, क्या सीन देखा, देखो 2 पे अल्कोहल कहाँ रहेगा, नीचे। 3 पे अल्कोहल कहाँ रहता है, ऊपर। बाकी सब जगह कहाँ रहते हैं, नीचे, है कि नहीं? सब जगह कहाँ रहते हैं, नीचे। और यहाँ पे जो 6 नंबर है, यहाँ ऊपर क्या रहता है, CH2H। और सब जगह क्या को सेट करना है, हाइड्रोजन। ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पे H और यहाँ OH। नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। बच्चों जरा देखो, यहां से H2O बाहर निकालो। जब यहां से H2O बाहर निकालोगे तो मुझे बताओ केवल ऑक्सीजन बचेगा। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, तो बच्चों इसी को तो माल्टोस कहते हैं। क्या ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का मिक्सचर है? तो मुझे बता दो, जरा मुझे बताओ, क्या ये 1 और 4, देखो जरा, क्या इसका 1 और इसका 4 दोनों आपस में मिले हुए? क्या हाँ सर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नीचे बना है तो इसलिए ये अल्फा है। देखो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि सर ये 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सिंपल सी बात है। अब जरा देखो मेरी बात ध्यान से, ध्यान सुनना। मैंने आपको पढ़ाया था कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। मैंने क्या बोला था, कार्बन नंबर 1 का मेन फंक्शनल ग्रुप यदि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो, और दूसरे यूनिट का मेन फंक्शनल ग्रुप यदि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व, तब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन बच्चों इन दोनों में से यदि कोई भी गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ मतलब आप समझिए, आप जरा इसको ध्यान से देखिए, क्या इसका कार्बन नंबर 1, इसका तो इस कार्बन नंबर 1 का मेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ जो मेन फंक्शनल ग्रुप था वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व तो है, लेकिन बच्चों इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन नंबर 1 का, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो जब इन्वॉल्व नहीं होगा बच्चों, तो यदि आपने कोई भी टॉलरेंस या फेलिंग एजेंट यूज किया तो इसको रिड्यूस कर देगा, या कोई भी आपने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो ऑक्सीजन जो भी हो, क्योंकि ये फ्री है ना, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व तो है नहीं। तो बच्चों ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है। समझ गया रिड्यूसिंग शुगर? हाँ सर। अच्छा आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो जब मान लो बच्चों स्टार्च के बारे में जरा फील करो, क्या होता है ना, स्टार्च एक पॉली, आपको पता है स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के। मैं बताना चाहता हूँ उसमें 100 से 1000 तक यूनिट होती है। तो जब स्टार्च को कोई एंजाइम तोड़ता है ना, तो बेचारे को तोड़ते 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 ना माल्टोज में लेके आता है, ऐसे इसी में लेके आता है। इसमें देखो, देखो ये माल्टोज है, और इसके बाद माल्टोज को भी कोई एंजाइम तोड़ता है ना, तब वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो बेचारा लास्ट में ग्लूकोज तोड़ के CO2H2 आपको शरीर में एनर्जी देती है।
तो जब मैं आपको स्टार्च पढ़ाऊंगा ना, तो बच्चों इसी को ना मैं आपको मतलब n टाइम्स जोड़ दूंगा। n टाइम्स मतलब बहुत बड़ी यूनिट को जोड़ दूंगा। अब मैं बोलूंगा देखो स्टार्च चाहिए, बाकी प्रोसेस यही होगा ना। देखो प्रोसेस 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। दूसरी टेक्निक सुनो, जब भी कभी आपको दो ग्लूकोज को आपस में जोड़ना हो ना, दो ग्लूकोज को, तो बच्चों उसमें 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही पाया जाएगा, क्योंकि एक ग्लूकोज सीधा आएगा और एक ग्लूकोज सीधा आएगा, तो इसका 1 और इसका 4 आपस में जुड़ जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। इसको हटा दें, नेक्स्ट करें ना बच्चों। जो नेक्स्ट डाइसैकेराइड है उसका नाम है आपने अच्छे से सुना होगा, लैक्टोज। लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये डाइसैकेराइड है तो किस मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है ये याद होना चाहिए। उनके बीच में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,4 है, अल्फा है, बीटा, ये भी याद होना चाहिए। बच्चों अगर आपको ये ध्यान है ना, एग्जाम में बैठिए, बिल्कुल ऐसे पेपर में आने वाला। क्या पेपर में आएगा? लैक्टोज किस मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, लैक्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1, 2, 1, 4 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। चलिए आगे सुनते हैं बच्चों। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, C12H22 सेम फॉर्मूला है। और बनाने की टेक्निक सुनिए, क्या करते हैं ना, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ते हैं ना, ये इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। तो जब इसको बच्चों तोड़ेंगे ना, तो देखो टूटेगा तो उसमें C6H12O6 प्लस, जो दूसरा टूटेगा वो भी उसमें टूटेगा, C6H12O6। लेकिन बच्चों इसके मोनोमर का नाम अलग है, इसका नाम है बीटा डी। डी प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ग्लूकोज नहीं, गैलेक्टोज, ये कैपिटल जी बना देता हूं। और बच्चों इसका नाम है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ईपीमर्स में इन दोनों का एग्जांपल लिया था? मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अंतर, कौन बताएगा? 4th कार्बन में HOH। केवल 4th कार्बन का यदि OH उल्टा कर देना तो ग्लूकोज गैलेक्टोज हो जाता है। इसका मतलब मेरे सामने ग्लूकोज तो है ही, मेरे सामने दूसरा भी गैलेक्टोज है। तो हम देखो जरा ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना। इसको मैं पहले हटा रहा हूं यहां से। मुझे बताओ बीटा ग्लूकोज किसे कहते हैं? सर बीटा ग्लूकोज उसे कहते हैं जिसमें OH ऊपर हो और H नीचे हो। क्या ये बात सही है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सही है, बोलो। 4 नंबर के कार्बन को ध्यान सुनिएगा, यदि बच्चों अगर आपने 4 नंबर के कार्बन को, केवल 4 नंबर के कार्बन को यदि OH को उल्टा कर दिया तो वो गैलेक्टोज हो जाता है, क्योंकि आपको बताया था ना ये C4 ईपीमर्स है। ये C4 ईपीमर्स का मैंने एग्जांपल बता दिया था। तो बच्चों जरा पहले मुझे बताओ, पहले ये इधर वाला क्या, इधर वाला क्या, ये क्या मैंने ये जो उधर वाला बताया, क्या ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है? कुछ आना बोलो। हाँ सर। तो बच्चों इसको भी बीटा बनाना है। इसको बीटा बनाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि जरा देखो इसको मैं बीटा बनाता हूँ कैसे। मतलब ये हुआ कि सर इसमें आप OH को पहले ऊपर कर दो, लो मैं कर देता हूँ, क्योंकि बीटा बनाना ना, ये कर दिया। लेकिन सर इसको गैलेक्टोज बनाना, तो गैलेक्टोज बनाना तो सर आप 4 नंबर को ना, 4 नंबर में जो OH यहाँ नीचे है ना, आप उसको ऊपर कर दो। समझ नहीं रहो यार? हाँ सर। तो बच्चों मुझे बता दो, क्या ये बीटा है? यस सर। क्या ये डी है? यस सर। क्या ये प्लस है? यस सर। क्या ये गैलेक्टोज है? क्योंकि हाँ सर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज बच्चों C4 ईपीमर्स होता है। अब मुझे बता दो, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सब लोग सुनिएगा बच्चों। ये देखो ये दोनों को देख रहा हूं ना? अच्छा क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक चीज और बताऊं।
ये इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ। क्यों? मुझे इसकी आपको कुछ और सिखाना है। ये थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीढ़ी की तरह ये लिंकेज ऊपर जाएगा। कैसे? आप देखो, समझो जरा, समझो जरा। ये मैंने सॉरी, ये मैंने ऑक्सीजन बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बना दिया। ठीक है, क्योंकि बीटा है तो मैंने OH ऊपर बना दिया, यहाँ नीचे बना दिया, सॉरी H नीचे बना दिया। उसके बाद आपको अच्छे से पता है यहाँ पे क्या होता है, अच्छे से पता है यहाँ क्या होता है, आपको ये भी पता अच्छे से यहाँ क्या होता है, ये भी पता अच्छे से क्या होता है। मैं सब जगह भर देता हूँ किसी न किसी चीज से। मैं क्या करता हूँ, सब जगह किसी न किसी चीज से ड्रॉ कर देता हूँ। आपको अच्छे से पता है बच्चों, यहाँ पे इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम होता है, जो गैलेक्टोज है ग्लूकोज की। यहाँ भी ठीक ही है क्योंकि C4 इक्विमर से 4 नंबर पे केवल डिफरेंस आएगा। 4 नंबर मतलब यहाँ पे OH आ जाता है और ऊपर H आ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है ना ग्लूकोज में, कोई अंतर थोड़ा है। ये हो गया, ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब सुनो, यहाँ का OH और यहाँ का OH देखिए, इनमें से H2O बाहर निकलेगा। जब H2O बाहर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा, लो निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद जरा ध्यान सुनिए, मैं यहाँ के ऑक्सीजन सही बनाया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन सही बनाया ना, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ओके। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को ऐसे जोड़ना है। ये मैंने मुझे एक बात बताओ, इस गैलेक्टोज और इस ग्लूकोज को देख के बताओ, मैंने दोनों स्ट्रक्चर सही बनाया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर एनसीईआरटी में हाँ, फर्स्ट सही वाला है, सर। गैलेक्टोज ग्लूकोज है, इसलिए। क्या कह रहा हूँ एनसीईआरटी में? गैलेक्टोस पहले, फर्स्ट फिर वाला ग्लूकोज गैलेक्टोज है और बाद में ग्लूकोज है। अच्छा समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बात वही है। तो मैंने जरा देखो, ये इसको उठा के ऐसे जोड़ दी। थोड़ा मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, हाइड्रोजन की तकलीफ कर रहा हूँ, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। हाइड्रोजन है, आप याद रखिए। तो मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर सीढ़ी की तरह आगे बढ़ रहा? तो मुझे बताओ, हाँ सर। एक कार्बन पे लिया और ये 4 बार लिया, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम बताओ जरा। 1,4। अच्छा, अल्फा होगा कि बीटा होगा? बीटा होगा। बीटा क्यों होगा? क्योंकि ये लिंक ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वैसे भी आपको पता है कि दोनों बीटा है, तो बीटा लिंकेज ही बनने वाला है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन बताओ कि ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। भैया ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग। गैलेक्टोज का 1 नंबर का OH। हाँ देखो, ग्लूकोज का 1 नंबर, गैलेक्टोज का तो नहीं है ना। मतलब किसी न किसी एक यूनिट का मेन फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। एक बात सुनो, हो सकता है कि एनसीईआरटी में इधर का इधर हो, तो आप उधर थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा तो सही था पहले लिखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो गया तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा आप समझ गया ना मैं क्या बताना चाहता हूँ? आप थोड़ा सा पहले गैलेक्टोज लिख लीजिएगा, फिर ग्लूकोज लिख लीजिएगा, तो आपकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेट बैठेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट रुको, पहले इसको इधर कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, क्या आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पहचान ले रहे हो ना? बड़ा सिंपल काम है, कोई टफ तो काम नहीं है ना रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। चलो ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैं पहले एनसीईआरटी बुक खोलता हूँ, एनसीईआरटी बुक ओपन कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको एनसीईआरटी बुक समझ में आ रहा होगा, एनसीईआरटी बुक अब समझ में आ भी जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं। बच्चों कल एक दिन क्लास और है ना, थोड़ा सा मुझे कुछ बताना है, देखो यार, आप देख लीजिए एनसीईआरटी बुक की लाइन देखिए। हाँ, तो बच्चों ये एनसीईआरटी बुक की लाइन देख लीजिए, ये बीटा डी ग्लैक्टोज ये मिला दिया मैंने, ये 1 है, ये 4 है। इसका मेन फंक्शनल ग्रुप तो इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, लेकिन इसका इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि अब ये रिड्यूसिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों स्ट्रक्चर देख के तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बता लोगे, चलो ठीक है। अब आगे सुनना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जिसमें बहुत बहुत सारी यूनिट्स हो, उसमें हम पढ़ेंगे स्टार्च और दूसरा पढ़ेंगे सेलुलोज। तो बच्चों मैं स्टार्च के बारे में कुछ लिखा देता हूँ, सुन लीजिए, उसकी स्ट्रक्चर में डायरेक्ट यहाँ बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं स्टार्च के बारे में कुछ लिखा देता हूँ।
स्टार्च क्या होता है, थोड़ा सा स्टार्च के बारे में बता दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। आपको शायद स्टार्च के बारे में पता भी होगा, स्टार्च क्या होता है। क्यों स्टार्च के बारे में पता है कि नहीं पता? स्टार्च के बारे में पता नहीं है, इसको हटा देता हूं। सुनिए स्टार्च क्या होता है बच्चों। सबसे पहले बता दूं कि स्टार्च में बहुत सारे बड़े यूनिट्स होते हैं, 100 से 1000 की यूनिट्स होती है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का ये 2 पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर होता है, 2 पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा? एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपैक्टिन होता है। एक पानी में सोलुबल, एक पानी में सोलुबल नहीं है। मैं बता देता हूं, मैं लिखता हूं। स्टार्च बच्चों ये 2 पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड, 2 पॉलीसेकेराइड। ये याद होना चाहिए आपको। कौन कौन सा? एक होता है बच्चों एमाइलोस, एमाइलोस। एक होता है एमाइलोपैक्टिन, एमाइलोपैक्टिन। तो पहले आपको मैं एमाइलोस के बारे में नॉलेज दे देता हूँ, फिर एमाइलोस की स्ट्रक्चर दिखा दूंगा कैसे बनता है। बच्चों एमाइलोस किसे कहता है ज्यादा देर से? जो एमाइलोस होता है बच्चों ना, वो लीनियर पॉलीमर, लीनियर समझता हूँ, लीनियर ऐसे जुड़ा रहता है। लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब मुझे कोई बता दे कि अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में जोड़ना चाहता हूँ लीनियर कई हजार यूनिट तक, तो बच्चा उनके बीच में कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा? कौन सा नंबर बताओ? C1 C4 1-4 1-4 हो जाएगा। मतलब कम से कम 100 से 1000 की यूनिट बता रहा हूं मैं। मतलब अगर आप 100 से 1000 की यूनिट आप लीनियर जोड़ दे बच्चों ना, तो उससे एमाइलोज बनता है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जब आप ग्लूकोज को आपस में जोड़ेंगे तो इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा वो 1,4 बनेगा, अल्फा बनेगा, क्योंकि अल्फा ले रहा है। तो 1,4 अल्फा, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात सुनिए बच्चों, ये वाटर सोलुबल होता है। बच्चों ये एमाइलोस के बारे में कहानी, इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। मैं एमाइलोपैक्टिन के बारे में बता दूं फास्ट। मैं चाहता हूं कि आज कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाए, क्योंकि कल मैं न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ाना चाहता हूं। वैसे आज ये क्लास समाप्त हो चुका है, लेकिन हम लोग कल पढ़ेंगे। दूसरा बच्चों ये सेकेंड है, ये है एमाइलोपैक्टिन। अब जरा एमाइलोपैक्टिन के बारे में ध्यान सुनिए बच्चों। एमाइलोपैक्टिन क्या होता है बच्चों? ये जो एमाइलोपैक्टिन है ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। क्रॉस लिंक कैसे क्रॉस होता है बताता हूं। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है ना? किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है। यहाँ पे इसमें बच्चों 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होता ही है, लेकिन साथ में बच्चों बीच बीच में ना 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाता है। क्रॉस वाला कैसे क्रॉस वाला भी बताता हूं मैं। 1,6 समझ रहे हो ना? ग्लूकोज का 1 मतलब OH वाला और 6 मतलब CH2OH वाला। जो 6 नंबर कार्बन CH2OH है ना, जो रिंग से बाहर है, तो ये 1,6 क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लिंक स्ट्रक्चर पाया जाता है बच्चों। इसी के कारण ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और इसी के कारण ये हार्ड होता है। ये वाटर इनसॉल्युबल। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फास्ट। ले लिया आप स्क्रीनशॉट? अब जरा देखो, मैं डायरेक्ट भैया, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर डायरेक्ट में इनसाइटिव रूप से दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो बनाऊंगा तो मैं भी वैसे ही थोड़ा टाइम जाएगा, तो वैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मुझे बताओ, क्या मैंने एमाइलोस बताया था कि अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज को 100 से लेके 1000 यूनिट तक ऐसे लीनियर जोड़ते जाए तो क्या ये एमाइलोस बन जाएगा? हाँ सर। और इनके बीच में जो लिंकेज होगा, क्या ये अल्फा लिंक 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा? हाँ सर। बच्चों ये आगे ऐसे जुड़ता जाएगा। देखो ये आगे ऐसे जुड़ता जाएगा। अभी इसमें केवल 3 यूनिट ही बनाया गया है,
लेकिन आगे जुड़ता जाएगा। मुझे बताओ क्या आपको एमाइलोज की स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है। अब बच्चों एमाइलोपेक्टिन सुनो क्या हो, मान लो आपने क्या किया, अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट बना दिया। देखो मान लीजिए आपने अल्फा डी ग्लूकोज की ऐसी यूनिट बना दिया लीनियर, आपने नीचे भी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट बना दिया 1,4 लिंकेज। लेकिन बच्चों बीच बीच में इसका 1 और इसका 6, यहां से OH यहां से H हट के यहां भी 1,6 लिंकेज बनता है। यही बच्चों क्रॉस लिंक है, यही क्रॉस लिंक है बीच बीच में। कौन सा? 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मेरी बात समझो, ये आपने 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया, बीच में अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया, और बीच बीच में इसका 1 और नीचे का जो 6 नंबर के बीच में भी क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनता है। इसी के कारण ये पानी में इंसॉल्युबल होता है, इसी कारण ये हार्ड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? अब जरा बच्चों जरा ध्यान से एक लाइन और सुन लो, ताकि मैं बता दूं सेलुलोज के बारे में कहानी। जरा सेलुलोज के बारे में सुनो बच्चों। सेलुलोज जो आप सबसे लास्ट है, सेलुलोज क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। सेलुलोज को जो एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट करता है वो कहाँ पाया जाता है? देखो बच्चों, ये जो सेलुलोज है ना, ये किसका लीनियर पॉलीमर है? अगर आप बीटा डी ले लेना, बीटा डी प्लस ग्लूकोज ले लेना, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और उसको लीनियर जोड़ते जाए सीढ़ी की तरह ऊपर जोड़ेंगे तभी तो बीटा लिंकेज बन रहा। तो बच्चों उसी को सेलुलोज कहते हैं। अब कैसे सेलुलोज कहते हैं देखो, मुझे बताओ, सबको बीटा बनाना आता है? बीटा किसे कहते हैं? ग्लूकोज बनाओ, OH ऊपर कर दो। देखो जरा ध्यान सुनना। तो बच्चों ये बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज है, ये दूसरा बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज है, ये तीसरा है, ऐसे करके n टाइम्स, ऐसे करके n टाइम्स। यहाँ का 1,4 याद रखिएगा, इसमें कौन सा लिंकेज पाया था? 1,4, मतलब इसका 1 मतलब ये OH ऊपर है तभी तो बीटा नीचे है, और इसका 4 इसका ये देखो नीचे, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज बनेगा, 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज। तो बच्चों इसी से सेलुलोज बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेलुलोज समझ में आ गया होगा। बाकी तो ये केवल पढ़ना ही है, ग्लाइकोजन, इसमें कोई स्ट्रक्चर है नहीं। अब मुझे बता दो, क्या आपको कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या मैंने अच्छे समझा दिया, स्ट्रक्चर सिखा दिया? हाँ। अच्छा, क्या स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, यदि आपको मोनोमर याद स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक। एक बात और सुनो बच्चों, बीटा वाला सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ता जाएगा। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है, ऐसे स्ट्रक्चर सीढ़ी तरह से बनता जाएगा। स्टार्च में दो पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज सीधा सीधा होता है लीनियर, एमाइलोपेक्टिन भी सीधा होता है, लेकिन बीच बीच में 1,6 लिंकेज होते हैं, इसलिए वो हार्ड होता है और वाटर में इंसॉल्युबल होता है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट 100% समाप्त हो गया। कल हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, ज्यूटाराइन पढ़ेंगे, ताकि मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं ताकि ये दोबारा ना बताना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको बायोमोलिक्यूल्स आसान लगा होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। मेरी 11th में क्लास स्टार्ट हो गई है, इसलिए बच्चों क्लास को अभी मैं क्लोज करता हूँ। हम लोग कल मिलते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। ऐसा नहीं कि सर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नोट्स में कृपया एनसीईआरटी में पढ़े, नहीं, बना लेना।